Okay, in this session we will discuss how we create WordPress template. आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस का टेम्पलेट कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जो वर्डप्रेस का टेम्पलेट यूज़ किया था उसमें हमने सिंपल डाउनलोड करके कस्टमाइज़ किया था। आज हम देखेंगे इस सेशन में कि हम फ्रॉम स्क्रैच मतलब बाय कोड हम वर्डप्रेस का टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो इसका स्टेप्स, जैसे आप फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको क्रिएट सेपरेट फोल्डर अंडर वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस थीम्स फोल्डर जो रहता है WP कंटेंट के अंदर, आप जब वर्डप्रेस में जाते हो रियल टाइम एप्लीकेशन में तो वहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर थीम्स फोल्डर होता है, वहाँ पर जाकर के आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्रिएट हेडर डॉट PHP फाइल बनानी पड़ेगी, फिर क्रिएट फूटर डॉट PHP फाइल, इसके बाद आपको फूटर की फाइल बनानी पड़ेगी, फूटर डॉट PHP फाइल। फोर्थ स्टेप में आपको क्रिएट इंडेक्स डॉट PHP फाइल बनानी पड़ेगी। मतलब ये फाइल मैंडेटरी है किसी भी थीम को बनाने के लिए। और फिफ्थ नंबर पे आपको क्रिएट स्टाइल डॉट CSS फाइल, इसके बाद आपको स्टाइल डॉट CSS फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये 5 अलग अलग फाइल्स आपको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और इन फाइल्स के थ्रू ही आप वर्डप्रेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मतलब वर्डप्रेस के अंदर थीम बना सकते हो। ठीक है, ये सेशन आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी आप देख सकते हो। ये ब्लॉग के अंदर भी इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस मैंने दिया है। shivatutorials.com में जाइए आप, और जैसे आप यहाँ पे जाएंगे कोर्सेस में आपको नीचे वर्डप्रेस मिलेगा, वर्डप्रेस दिस, आप इस पर क्लिक करिए वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल इन हिंदी, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, क्रिएट टेम्पलेट इन वर्डप्रेस, आपको ये आर्टिकल्स में जाना पड़ेगा। इस आर्टिकल्स में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन किया है कि कैसे हम ये किस तरीके से हम वर्डप्रेस के अंदर टेम्पलेट, ये टेम्पलेट अलग होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे थीम, ये वाला जो आपका आर्टिकल है, हाउ वी क्रिएट थीम इन वर्डप्रेस एप्लीकेशन बाय स्क्रैच। यहाँ पर पूरा स्टेप मिल जाएगा। जो स्टेप मैंने आपको बताया कि वही स्टेप जो मैंने अभी आपको नोटपैड की फाइल में लिखा, क्रिएट फोल्डर, इसके बाद आपको हेडर डॉट PHP फाइल, इंडेक्स डॉट PHP फाइल, इसके बाद आपको स्टाइल डॉट CSS की फाइल, इस तरीके से क्या कोड इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है वो सभी चीज़ें इसके अंदर है किस तरीके से। तो ये पूरा स्टेप्स हम देखेंगे आज स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी IT कंपनीज हैं दे आर वर्किंग ऑन प्रोफेशनली ऑन वर्डप्रेस, दे नेवर डाउनलोड द थीम। थीम डाउनलोडिंग तो सिर्फ आपका एक प्रैक्टिस पर्पज से है। यदि आपको थीम यूज़ करना भी है तो आपको फ्री थीम तो कभी भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ्री थीम पूरे हैक हो जाते हैं। तो यदि आपको वर्डप्रेस के अंदर थीम डाउनलोड करके यूज़ भी करना है तो आपको पेड थीम करना चाहिए, क्योंकि पेड थीम का सपोर्ट होता है। फ्री थीम तो सिर्फ एक सैम्पल के लिए होता है, या कंपनी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए फ्री थीम देती है। इनका कभी भी प्रोफेशनली एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस में गया। वर्डप्रेस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो WP कंटेंट के अंदर थीम्स नाम का फोल्डर है। यहाँ पर मैं अपना खुद का एक फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का नाम दे दिया मैंने माय थीम। दिस इज माय ओन फोल्डर्स, आई हैव क्रिएटेड दिस। किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना आपके फोल्डर्स आपका WP कंटेंट थीम्स के अंदर होना चाहिए। अब इस फोल्डर के अंदर जो आई विल क्रिएट फोल्डर्स, मतलब यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दिया। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फाइल नहीं, हमें यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना रहेगा। नाउ वी गो ऑन WP कंटेंट, राइट क्लिक ऑन दिस न्यू फोल्डर, और यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया मैंने माय। अब इस फोल्डर के अंदर जो पहली फाइल होगी, द फर्स्ट फाइल, दैट इज हेडर डॉट PHP फाइल। ये फाइल मैंने क्रिएट कर लिया, हेडर डॉट PHP फाइल। इस फोल्डर के अंदर जो दूसरी फाइल होगी दैट इज कॉल्ड फूटर डॉट PHP फाइल। द सेकेंड फाइल इज द फूटर डॉट PHP फाइल। थर्ड वन इज द index dot PHP file, and after that new file I will create style dot CSS फाइल। तो ये सभी फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। चारों फाइल्स हमने क्रिएट कर लिया, हेडर फाइल, हेडर डॉट PHP, फूटर डॉट PHP, इंडेक्स डॉट PHP, स्टाइल डॉट CSS। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल डॉट CSS में एक बेसिक सा थीम का डिज़ाइन हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। मार्जिन 0 पिक्सल, भी एक बेसिक थीम बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हेडर दे दिया मैंने, एक हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दिया मैंने, ब्लैक कलर में दे दिया, ऑरेंज कलर दे दिया हेडर का, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। इसकी हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल। ऐसे मैं यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सेक्शन कलर मैंने दे दिया ग्रे कलर,
gray background for section, height 500 pixel, and after that I have created footer background color will be orange, and the height will be 100 pixel. So these are the different section header I have created, section footer, ये मैंने एक नॉर्मल स्टाइल शीट क्रिएट कर दिया। अब header.php में जाएंगे, यहाँ पर आपका HTML बॉडी, HTML बॉडी टैग और HTML टैग यहाँ पे क्लोज होगा, दिस वन। यहाँ पर मैं हेडर के अंदर जो टेक्स्ट है हेडर टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। ऐसे यहाँ पर फूटर टैग आपका क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर मैंने फूटर स्टार्ट किया, फूटर विल बी क्लोज देयर। दिस इज़ फॉर हेडर, दिस इज़ फॉर फूटर। इसके बाद यहाँ पे index.php आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हेडर आप देख सकते हो कि जो हेडर का पार्ट, बॉडी तक का पार्ट हेडर में है, और यहाँ पे फूटर के अंदर फूटर टैग हमने क्लोज किया और बॉडी और HTML हमने यहाँ पे क्लोज किया। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप थीम क्रिएट करते हो तो ये थीम में जो index.php फाइल होती है ये सबसे पहले चलती है। तो अब वर्डप्रेस के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जैसे आप नॉर्मल कोर PHP में इंक्लूड यूज़ करते हो, तो यहाँ पर इंक्लूड की जगह get_header होता है। get_header header.php को कॉल करेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे सेक्शन कॉल कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेक्शन। और इसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे कॉल कर दिया get_footer, ये आपके footer.php फाइल को कॉल करेगा। तो फर्स्ट अपन ने get_header header.php फाइल के लिए मैनेज कर लिया, get_footer footer.php फाइल के लिए इम्प्लीमेंट कर लिया, और इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, आपका सेक्शन रहेगा। अब header.php footer.php index, अब यहाँ पर अपन कहाँ पे जाएंगे, अब ये तीनों फाइल आपस में क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। मतलब index.php के अंदर header.php और footer.php दोनों लिंक हो चुकी है। अब हमारा जो स्टेप ये है कि ये CSS को भी लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल CSS है। और CSS लिंक कहाँ पे किया जाता है, मोस्टली हम हेडर में ही करते हैं। और CSS के लिए ये टैग होता है style.css, ये अपना मैनेज करना पड़ेगा, h_reference इक्वल्स टू ये। लेकिन अब एक्चुअली क्या है, वर्डप्रेस में आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, कि पहले वर्डप्रेस है, फिर WP एडमिन है, सॉरी वर्डप्रेस है, फिर वर्डप्रेस के अंदर WP कंटेंट है, फिर माय थीम है, फिर इसके अंदर ये रखा हुआ है। तो जब आप वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करोगे तो आपको इस पाथ से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस के अंदर आपको एक प्रीडिफाइंड मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो वर्डप्रेस के रूट का पाथ बताता है, मतलब टेम्पलेट तक का पाथ बताता है। इसके लिए होता है get_template_, directory_URI। दिस इज द प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, ये आपको ब्लॉक के अंदर भी मैंने इसको मैनेज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, किस तरीके से हमारा हेडर डॉट जो PHP सेक्शन है, get_template_, directory_URI, इस तरीके से आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे ये पूरा आपको थीम तक का पूरा पाथ यहाँ पे देगा, मतलब जो आपका करंट थीम है, मतलब माया थीम तक का पूरा पाथ देगा। और इसके बाद अपने को style.css लिखेंगे तो ये पूरा लिंक होगा। तो ये एक सैम्पल थीम आपका बन चुका है, जिसमें हेडर भी है, फूटर भी है, इंडेक्स भी है। और यहाँ पे style.css में आपको थीम का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे आप जनरली, एक बार मैं वर्डप्रेस आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि नॉर्मल जो वर्डप्रेस, पहले इसके लिए आप अपन को XAMPP सर्वर भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपाचे MySQL। एक बार मैं पहले अभी एक्चुअल जो नॉर्मल वर्डप्रेस अभी तक हमने जितना वर्क किया हुआ है, आप मेरे वर्डप्रेस के सेशन के अंदर पूरे स्टेप्स यदि आप फॉलो करोगे तभी आप इस सेशन को समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोकल /वर्डप्रेस में गया, यहाँ पे WP एडमिन में गया। जैसे मैं WP एडमिन में जाता हूँ, मेरे को यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 1 2 3 4 5। नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉगिन। और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मतलब मैं जैसे ही लॉगिन डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हेन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन, तो यहाँ पर आप थीम्स में देखते होगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम आपको दिख रहा है, फिर ये दूसरा तीसरा थीम दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारा थीम यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न ये है कि वो थीम अभी पूरी तरह से परफेक्टली बना नहीं है। और जब भी अपन थीम पे जाते हैं, जैसे इस थीम पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थीम का नाम दिखता है, इसका वर्जन दिखता है, किसने बनाया ये दिखता है। तो इन सब चीज़ों को, मतलब इसको बोलते हैं अपन थीम मेटा डेटा या थीम डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ों को यदि आपको दिखाना है कि भाई आपके थीम का क्या हेडर होगा, सॉरी क्या क्या नाम है, क्या डिस्क्रिप्शन, हर थीम में आप देखोगे। इस पर क्लिक करते हैं, ये पूरा दिख रहा है।
तो ये चीज़ें कहाँ लिखी जाती है? जब आप खुद से कोई थीम बनाते हो तो इन चीज़ों को, मतलब थीम का जो डिस्क्रिप्शन है, इसको हरदम आपको style.css फाइल में लिखना पड़ेगा, और वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप लिख दो थीम का नाम, ठीक है, थीम का नाम मैंने दे दिया सिंपल यहाँ पे माय थीम, ठीक है। इसके बाद वर्जन दे सकते हैं कि थीम का वर्जन क्या है, वर्जन मतलब मैंने दे दिया 1.0 वर्जन है थीम का। इसके बाद यहाँ पे दे दिया ऑथर, ऑथर में मैंने दे दिया शिवा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, थीम का डिस्क्रिप्शन जो भी आपको देना है, तो मैंने इसमें दे दिया दिस थीम वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड थीम डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब ये थीम डेवलपमेंट प्रैक्टिस के लिए, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इसमें पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में दे सकते हो, इसको अपन थीम का डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। और ये जितने भी आप, जब भी आप कोई वर्डप्रेस के अंदर कोई थीम बनाते हो तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको देना कंपलसरी रहती है। थीम का नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, वर्जन, ये आप इनका सीक्वेंस आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये टॉप में होगा, आगे पीछे भी इनको लिख सकते हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो वर्डप्रेस का एक जो नॉर्मल थीम डेवलपमेंट है, अभी आप थीम के अंदर जैसे आप कोई नॉर्मल दूसरे थीम भी देखोगे, जैसे हम ये थीम देखते हैं, देखोगे ये थीम, इन थीमों में भी ये फाइल होती ही है। आप देख सकते हो जैसे इसमें भी header.php है, footer.php फाइल है, ठीक है। इसके बाद index.php फाइल है, style.css फाइल है, मतलब ये हर थीम में रहता है। आप किसी भी थीम को क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे थीम का नाम, थीम का URL, ऑथर, ऑथर का URI, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, ये सब लिखा हुआ है। तो ये जो थीम का जो मेटा डेटा है वो हर थीम में रहता है, और ये फिक्स होता है कि ये style.css फाइल के अंदर ही इसको लिखना है। header.php में आपको यहाँ तक का पूरा पार्ट रहेगा, footer.php में, और जब आप कोई भी थीम को जब रन करते हो तो index.php फाइल चलता है। यहाँ पर अभी मैं सिंपल एक वेलकम मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम इन माय थीम। और यहाँ पर जो टाइटल है, यहाँ पर भी मैं अभी सिंपल एक मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम इन माय। अभी ये थीम, मतलब ये थीम का एक प्राइमरी स्टेप है। थीम डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप होता है वर्डप्रेस में। मतलब वर्डप्रेस में दो चीज़ें ही होती है, द फर्स्ट वन इज़ अ थीम एंड सेकेंड वन इज़ अ प्लगइन। यदि आपको थीम बनाते आ गया, थीम कस्टमाइज करते आ गया, प्लगइन बनाते आ गया, प्लगइन कस्टमाइज करते आ गया, तो समझ लो आपने वर्डप्रेस सीख लिया। तो अब मैं जाता हूँ वापस से, मैं डैशबोर्ड के अंदर जाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डैशबोर्ड में अभी लॉगिन कर चुका हूँ। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे थीम का स्टेप्स आना चाहिए। क्लिकिंग ऑन shiva.gtm में कुछ मैसेज दे रहा है अभी। नो अगेन आई विल रिफ्रेश दिस। एक बार इसको वापस से हम, क्योंकि कभी कभी ये लोड नहीं होता है। एड न्यू थीम, थीम माय थीम, एक्टिवेट लाइव रिव्यूज। अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस। अब एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके अब हम, हमारा जो फोल्डर है ये हमने गलत रखा है, WP कंटेंट के अंदर हमने यहाँ पे रख दिया इसको, जबकि हमें कहाँ रखना है, थीम के अंदर। तो इसको हम इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की हुई है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कि जो फोल्डर्स है, आप एक्चुअली जो सब लाइन में यहाँ से क्लियर नहीं होता, WP कंटेंट के अंदर आपको ये जो माया थीम हमने बनाया है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और थीम्स के अंदर रखते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो फोल्डर है वो अपन कहाँ पे रखते हैं, WP कंटेंट के अंदर थीम्स में रखते हैं। तब ये फोल्डर्स यहाँ पर क्या होगा, मैनेज होगा। क्योंकि यदि आप थीम्स में नहीं रखोगे तो वो इसके अंदर दिखेगा ही नहीं। इसलिए अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये फोल्डर हमने अभी कहाँ रखा था, WP कंटेंट के अंदर। जबकि आपको WP कंटेंट के अंदर, जब आप वर्डप्रेस में जाते हो तो WP कंटेंट के अंदर जो आपका थीम्स नाम का फोल्डर होता है, यहाँ पर ही आपको रखना है। आप यदि बाहर रखोगे तो आपको थीम यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई प्लगइन बनाएं तो WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स में रखें, जब भी आप कोई थीम्स बनाएं तो आपको थीम्स में रखना है। नाउ आई विल रिफ्रेश इट। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा थीम यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो ये थीम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये अभी जो करंट थीम एक्टिवेटेड है वो है, और ये थीम जो मैंने बनाया है वो थीम आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। ये अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में रहता है, इसलिए आपने देखा कि पहले ग्रीन है, G है, फिर M है, फिर N है। तो बाय डिफॉल्ट जो थीम, मतलब अब मेरा ये सेकंड प्लेस में क्यों दिख रहा है, यदि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली दिखता है बाय डिफॉल्ट।
अब मैं इसको एक्टिवेट कर, पहले एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माय थीम वर्जन बाय एनोनिमस लिखा हुआ है। एनोनिमस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑथर का नाम तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखना कि एक स्पेलिंग की भी यदि कोई मिस्टेक हो जाएगी ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऑथर और कोलन, ऑथर कोलन, इसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या है, स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑथर लिखा है AUTHOR। एक बार इसको देख लेते हैं वापस से। नाउ आई विल गो ऑन माय थीम, हियर ऑथर एंड आफ्टर दैट कोलन। यहाँ पर हम देखते हैं ऑथर और कोलन जो है इसके अंदर आप पास में रख दो, वर्जन भी इसके अंदर रख दो। ओके, अब ये जो हम सेव कर रहे हैं, ये जो सेव, एक बार ये फाइल को पूरा हटा भी सकते हो क्योंकि एक्चुअली क्या है, पुराना लोकेशन पे ये फाइल खुली हुई है, इसलिए यहाँ से आप कोई भी चेंजेस भी करोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वापस से आपको अपने थीम में जा करके एक बार फिर से style.css को ओपन करेंगे। ऑथर के अंदर ये चीज़ें हैं, वर्जन दिस वन। एक बार वापस से हमने ये चेंजेस करके और रिफ्रेश किया, ये आ गया। तो मतलब थोड़ा सा, मतलब ये कोलन जो हमने स्पेस दे दिया था, मतलब एक स्पेस भी यदि रहेगा तो वो नहीं लेता। डिस्क्रिप्शन में मैंने के साथ ये कोलन जो है इसको अलग कर दिया, दिस वन। यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तब थीम का डिस्क्रिप्शन भी आपको ये प्रोवाइड हो गया। दिस वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड थीम डेवलपमेंट। और कुछ दूसरे थीम में आप देख सकते हो और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये आपके ऑप्शनल हैं, आप देना है तो आप दे सकते हो। जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन के बाद वर्जन, लाइसेंस, टेक्स्ट डोमेन, प्रोस लैग, ये बहुत सारे रहते हैं। बाकी ये आपको इतने सारे देने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी जो मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं वही हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने थीम यहाँ पर बना लिया। अब हम थीम को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ तो अभी जो वर्डप्रेस में जो थीम लगा हुआ था वो ये लगा हुआ था। अब आप देखोगे कि जो मैंने थीम आपके सामने बना करके रखी है वो थीम अब आपको लाइव दिखने लग जाएगी। नाउ आई विल क्लिक ऑन विजिट साइट। जैसे हम विजिट साइट में दिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम इन माय थीम दिख रहा है, क्योंकि अभी इसके अंदर CSS इंटीग्रेट नहीं हुआ। अब आप देखो, जब भी आप कोई थीम बनाओगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि CSS इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि आपको जब भी कोई CSS यदि रेंडर नहीं हुआ तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको जाकर के इंडेक्स header.php में पहले चेक कर लो कि लिंक टैग प्रॉपर हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। टाइप PHP गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI, इसको आप इको करो। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक रिटर्न टाइप और एक नो रिटर्न टाइप। तो ये रिटर्न टाइप फंक्शन है और रिटर्न टाइप फंक्शन को आपको इको कराना कंपलसरी है। जैसे मैंने इको किया तो ये देख सकते हो कि हमने जो थीम बनाया हुआ है, अब ये वर्डप्रेस का थीम ना होकर के हमारा जो थीम है, हमने जो थीम डेवलप किया है अभी, वो थीम आपको इसके अंदर मैनेज होगा। लेकिन ये थीम अभी पूरी तरह से खाली है। इस थीम में किसी भी टाइप का कोई कंटेंट नहीं है, ये एक प्राइमरी थीम है। इसका मतलब ये है कि हमारा थीम यहाँ पर लग चुका है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे हमने ये थीम तो बना लिया, अब इस थीम को मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये पर्टिकुलर थीम है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर थीम का अपना स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। जैसे इसमें ये हमारे थीम में पूरा ब्लैंक दिख रहा है, जैसे इस थीम में ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है। तो ऐसे आप अपने थीम का भी स्क्रीनशॉट का जो इमेजेस है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई थीम बनता है, मैं तो अभी आपको, मैं एक डिजाइनिंग का नॉलेज भी मुझे है और डेवलपमेंट का नॉलेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब कंपनी में जो बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे डिजाइनर की टीम अलग होती है। तो डिजाइनर आपको पूरा HTML में थीम बना के देता है और इस थीम को आप इस तरीके से वर्डप्रेस में माइग्रेट करते हो, इसलिए इनके पास पहले से स्क्रीनशॉट रहता है। अभी हम थीम खुद बना रहे हैं और उसी समय हम इसको वर्डप्रेस में मैनेज कर रहे हैं। हम ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियस कर रहे हैं, इसलिए अब ये थीम का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने थीम फोल्डर में रख दोगे तो अपने आप इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखो कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपको ये पता होगा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है आपके कीबोर्ड के अंदर, उस प्रिंट स्क्रीन बटन को सिंपल आप यहाँ पे प्रेस करो। प्रिंट स्क्रीन का बटन जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो ये पूरा आपका पूरी तरह से इसका प्रिंट स्क्रीन हो चुका है। अब मैं पेंट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन करता हूँ, जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अवेलेबल है, और कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। कभी कभी जो प्रिंट स्क्रीन बटन है वो फंक्शन के साथ भी काम करता है, तो आप फंक्शन की के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाइए और प्रिंट स्क्रीन बटन आपको बैक स्पेस के जस्ट ऊपर मिलेगा, या जो आपका फंक्शन की है उसी के अंदर सबसे लास्ट में प्रिंट स्क्रीन का बटन रहता है। ये प्रिंट स्क्रीन मैंने कर लिया। अभी मैं सिंपल बना रहा हूँ, अभी इसको ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं बना रहा हूँ। ये मैंने प्रिंट स्क्रीन बनाया, ये प्रिंट स्क्रीन के बाद इसको मैंने Ctrl+S करा और इसको सिंपल अपना जो थीम मैंने बनाया है
मैंने थीम कहाँ बनाया है, सी ड्राइव, जैम, htdocs। इसके अंदर जाऊंगा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के अंदर wp कंटेंट, यहाँ पर थीम्स है, इस थीम्स के अंदर माय थीम है, इस माय थीम के अंदर स्क्रीन शॉट डॉट png नाम से ये मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे सेव करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखो, अभी ये इस तरीके का दिख रहा था, अब यहाँ पर आपको जो थीम है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख जाए। तो इसको और प्रॉपर आप अच्छे से स्क्रैच क्रॉप करके उस इमेज को और अच्छे से कर लोगे, जितना अच्छा इमेज रहेगा उतना अच्छा वो यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि ये जो आपको दिख रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब हमारा मेन मोटिव ये है कि ये जो थीम हमारे पास ब्लैक है, अभी नॉर्मल एम्प्टी थीम दिख रहा है, इस थीम के अंदर कंटेंट कैसे आएंगे, इसमें मेन्यू कैसे आएंगे, इसमें कंटेंट कैसे आएंगे, फूटर कैसे आएगा। तो मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस एक ऐसा पर्टिकुलर CMS है जो सबसे सरल है, और इसमें ये वर्डप्रेस आपको हर चीज़ के लिए प्रीडिफाइंड टूल्स देता है, मतलब आप प्रीडिफाइंड फंक्शंस आपको देता है। जैसे इसमें अभी हमने कौन कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ किए, यदि मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊँ तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस के नाम पे हमारा फंक्शन गेट अंडरस्कोर हेडर है। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है टू कॉल हेडर डॉट php, ये हेडर डॉट php को कॉल करता है। गेट अंडरस्कोर फूटर, ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है टू कॉल फूटर डॉट php, ये फूटर डॉट php को कॉल करता है। ऐसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या करेगा, प्रोवाइड पाथ, ठीक है, दिस विल प्रोवाइड, ये आपका HTML के फॉर्म में है, इट प्रोवाइड कंप्लीट पाथ ऑफ थीम, मतलब थीम तक का पूरा पाथ क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग जो फंक्शंस हैं, ठीक है, गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI, ये इन सभी फंक्शंस को हम वर्डप्रेस आपको प्रीडिफाइन प्रोवाइड करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा होम पेज का जो कंटेंट है, जो हमारे डेटाबेस में सेव है, मतलब जो हमारे पुराने थीम में दिख रहा था, वो कंटेंट यहाँ पर आए। तो उसके लिए भी क्या है, एक्चुअली क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्डप्रेस में जितनी चीज़ें होती है सब के सब डेटाबेस में रहती है। ठीक है, मैं आपको एक बार वर्डप्रेस के डेटाबेस में भी ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस में जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक बनाई है वो आपके थीम पे सेव नहीं है, जो आपके डायनेमिक कंटेंट है वो पूरा डेटाबेस में सेव है। तो डेटाबेसेस, जिसे वर्डप्रेस का जो हमारा डेटाबेस था, आई थिंक दैट दिस इज द SCSDB। अब मान लो कभी फ्यूचर में आप डेटाबेस का नाम भूल जाते हो और आपको याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस है और आपको डेटाबेस का नाम यदि आपको याद रखना है तो उसके लिए आपको सिंपल जो WP एडमिन, जहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग में WP config.php करके फाइल होती है और यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम लिखा रहता है। इसलिए कभी आप डेटाबेस का नाम भूल भी जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप WP config.php में जाकर के उसको देख सकते हैं। अब सिंपल इस डेटाबेस का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी चीज़ें आपने अभी तक आपने शायद देखा नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी चीज़ें आपने वर्डप्रेस में किया है उन सभी का कंटेंट आपके डेटाबेस में स्टोर है। जैसे वर्डप्रेस में जो हमने यूजर्स बनाए थे वो देखो पूरे यूजर्स आपके डेटाबेस में जाके स्टोर्ड हैं। यूजर्स के अंदर के जो राइट्स हैं वो पूरे डेटाबेस के अंदर है, उसके और जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। तो ऐसे ही जो आपके पोस्ट होते हैं, मतलब एक्चुअली जो आपका कंटेंट है, जो हमने कंटेंट लिखा था, जो हमने पेज बनाया था, वो सभी चीज़ें ये WP पोस्ट नाम के टेबल में क्या है, स्टोर है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यदि इसके अंदर कॉलम देखने जाओगे आप WP पोस्ट का तो आपको यहाँ मिलेगा ID, पोस्ट अदर, पोस्ट डेट, स्टेटस, ये पूरी चीज़ें वर्डप्रेस आपको इस टेबल के अंदर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो अब हमारा काम ये होगा कि ये वर्डप्रेस में तो हमारे पास जो कंटेंट है स्टोर है, इनको डेटाबेस से डेटा को लाना है। तो उसके लिए वर्डप्रेस आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन देता है जिसके माध्यम से आप अपने डेटाबेस के कंटेंट को यहाँ पे ला सकते हैं। और वो जो कोड है वो कोड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो कोड मैंने अपने ब्लॉग के अंदर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये कोड नॉर्मल कोर PHP का ही कोड है और ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। डेटाबेस से डेटा लाने के लिए ये सिंपल आपको कोड लिखना है। आप देखो कितना आसान कोड है। इसमें हैव अंडरस्कोर पोस्ट, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो बताता है कि वर्डप्रेस में पोस्ट है कि नहीं है, मतलब WP पोस्ट के अंदर डाटा है कि नहीं है। द अंडरस्कोर पोस्ट, जो भी डाटा होगा उसको ये शो कर देगा, और द अंडरस्कोर कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा वो उसको वो शो कर देगा। तो ये कोड हमें उठा करके सिंपल अपने index.php फाइल, जो हमारा वर्डप्रेस का index.php फाइल है, इसके अंदर जाकर के सिंपल अपने को पेस्ट करना और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या करेगा, जैसे आप हैव अंडरस्कोर पोस्ट, दी अंडरस्कोर पोस्ट, दी अंडरस्कोर कंटेंट लिखोगे
तो ये क्या, ये आपका आपने पता है, आपने कोर पीएचपी पढ़ा है, तो कोर पीएचपी में भी अपन व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल लूप को का मतलब होता है कंटेंट चेक करेगा। जितना भी कंटेंट आपके किस में होगा, फ्रंट पेज में होगा। फ्रंट पेज का जो कंटेंट है उसको पूरा चेक करेगा है कि नहीं है फ्रंट पेज में कंटेंट, यदि है तो उस कंटेंट को ये शो करेगा। इसमें 3 फंक्शन है। ये एक बुलियन फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। द अंडरस्कोर पोस्ट फंक्शन क्या करेगा, करंट पोस्ट को पॉइंट करता है। और दी अंडरस्कोर कंटेंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी उस करंट पोस्ट के अंदर का जो कंटेंट है, जितने भी पोस्ट होंगे, जैसे आप फ्रंट पेज में आपने देखा होगा नॉर्मल में आपने 10 पोस्ट लिखे, तो ये व्हाइल लूप आपका 10 बार चलेगा और 10 बार जितने भी पोस्ट होंगे उन सभी पोस्ट के कंटेंट को दिखाएगा। अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस कंटेंट लिखने के बाद। जैसे मैं इसमें रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी चीज़ें आपको उठ करके आ रही है। और ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये चीज़ें आपके पोस्ट के अंदर है। अब हमारा जो देखो जो हमने थीम है, इस थीम के अंदर का साइज फिक्स किया हुआ है। कितना साइज फिक्स किया हुआ है, हाइट 500 पिक्सल। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो वाई, ये आपने CSS में पढ़ा होगा, स्क्रॉल। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप क्या हो जाएगा, जैसे कंटेंट ज़्यादा होगा, ओवरफ्लो होगा, अपने आप स्क्रॉल बार लग जाएगा, ओवरफ्लो। नाउ आई विल कंट्रोल आर दिस। तो इसके अंदर अपने आप क्या होना चाहिए, एक बार यदि आपका ये चेंजेस नहीं होता, क्योंकि कैशे बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, आप इसको क्लियर कर लो। आजकल ब्राउज़र के अंदर कैशे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपका चेंजेस हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए आप एक बार कैशे क्लियर कर लिया करो। ये देखो ये चेंजेस हो गया था लेकिन शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे स्क्रॉल बार भी लग गया कि जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्क्रॉल बार क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ a CMS ऑफ PHP टू क्रिएट ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। ये पूरा इसमें पहला पोस्ट था। अब पोस्ट का जो टाइटल है ये मिसिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है कोड में कि हमने पोस्ट का कंटेंट लिखा है। अब यदि आपको टाइटल भी लिखना है तो सिंपल जाकर के एक पैराग्राफ और बना लो आप PHP, और टाइटल के लिए होता है दी अंडरस्कोर टाइटल। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे दी अंडरस्कोर टाइटल इन दिस एंड आई विल क्लोज द पैराग्राफ। जैसे मैं लिखूंगा दी अंडरस्कोर टाइटल, तो इसमें जितने भी पोस्ट होंगे उन सभी पोस्ट के जो टाइटल हैं वो भी आपको दिख गया। और टाइटल को थोड़ा आप अच्छे से लिख दो। टाइटल को हम किसके अंदर लिख देंगे, H1 के अंदर लिख देंगे। तो ये जो पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ की जगह मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्टीशन कर देता हूँ HR से, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये अलग है और ये अलग है, दोनों पोस्टों के बीच में डिफरेंस। अबाउट मजेंटो, अबाउट CI, अबाउट लारावेल। मोबाइल ऐप के अंदर हमने इमेजेस भी लगाया था। वर्डप्रेस बैच, इसके बाद यहाँ पे ये वर्डप्रेस बैच के अंदर हमने इमेजेस भी लगाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा डेटाबेस से आ रहा है, मतलब जो हमारे नॉर्मल पेजेस के अंदर जो कंटेंट था वो पूरे कंटेंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो कोड है, इस कोड के माध्यम से हमने पूरा जो कंटेंट था हमारा फ्रंट पेज का, वो पूरा कंटेंट हमने एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया किसके अंदर, अपने थीम के अंदर। अब बात आती है नेक्स्ट की कि भाई अब अपन ने कंटेंट डिस्प्ले कर लिया, अब यहाँ पे थीम के अंदर जो पर्टिकुलर मेन्यू है, मतलब जो मेन्यू हमने बनाए थे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, वो भी इसके अंदर आना चाहिए। तो मेन्यू को जैसे अपन कंटेंट लाने के लिए हमने ये कोड लिखा, वैसे मेन्यू कहाँ रहता है, हेडर में। तो वर्डप्रेस में एक बहुत ही सिंपल प्रीडिफाइंड फंक्शन है यहाँ, इसके लिए भी मेन्यू के लिए भी wp_nav_menu, इट इज़ द प्रीडिफाइंड फंक्शन जो मेन्यू को डिस्प्ले कर देता है। ये देखो आप यहाँ पे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, ये पूरा मेन्यू जो भी हमारे पेजेस थे वो पूरा यहाँ पर आ रहा है। अब मेन्यू के लिए मेन्यू का CSS भी ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने वर्डप्रेस के अंदर गए, यहाँ पर इसका जो ULLI हेडर के अंदर ULLI, आपको पता है कि मेन्यू के लिए क्या होता है, ULLI बनता है डिस्प्ले। यहाँ पे हम लिख देंगे इनलाइन ब्लॉक। इतना लिखने से, CSS लिखने से अपने आप ये ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिन लेफ्ट कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट हमने 20 पिक्सल कर दिया, तो इन सभी में 20 पिक्सल का डिस्टेंस आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर हाइपर लिंक रहता है, तो यहाँ पे हमने दे दिया हेडर ULLIA, और यहाँ पे दे दिया हमने कलर दे दिया हमने रेड, फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन तो ये के लिए अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अपने आप यहाँ पे देख सकते हो होम, अबाउट अस, सर्विसेज। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, कलर यहाँ पे ब्लैक कर दिया। तो यहाँ पे जो पूरे मेन्यू थे, जितने भी मेन्यू हमने बनाए थे डायनेमिक मेन्यू, वो पूरे मेन्यू आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप दिख रहा है होम, अबाउट अस,
मतलब एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे हमारा जो टेम्पलेट के अंदर के जो चीज़ें थी, डायनेमिकली चीज़ें ये पूरा डेटाबेस से उठ के आ रही है। इसलिए वर्डप्रेस में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, आपको CSS का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए और वर्डप्रेस के अंदर के प्री डिफाइंड फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो ये फंक्शन का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू शो प्राइमरी मेन्यू। जो आपके वर्डप्रेस का जो प्राइमरी मेन्यू होता है, जो मेन मेन्यू होता है, उस मेन्यू को यदि आपको शो करना है तो आप wp_nav_मेन्यू फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इससे वर्डप्रेस का जो प्राइमरी मेन्यू है वो आपको इसके अंदर पूरा का पूरा शो हो जाएगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर हमारा जो साइट जब हम स्टार्टिंग पे में इम्प्लीमेंट किया था तो हमने इस पर्टिकुलर साइट का कुछ ना कुछ नाम भी दिया हुआ था। तो यदि आपको उस साइट का कोई नाम भी यदि मैनेज करना है तो इसके लिए साइट के नेम के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसके लिए भी प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। यहाँ पे हम दे देंगे इको ब्लॉग इन्फो इज़ द प्रीडिफाइंड फंक्शन और यहाँ पे हम दे देंगे टाइटल। तो जो टाइटल है इसके अंदर जो वर्डप्रेस देखो SCS ब्लॉग, ये आपको यहाँ पे शो हो गया कि हमारे जो ब्लॉग है इसका नाम क्या है, SCS ब्लॉग है। और इसको हम किसके अंदर रख देंगे, H1 के अंदर। तो H1 डॉट एंड अगेन डॉट एंड H1, ये थोड़ा हाईलाइटेड आपको दिखेगा। नाउ आई विल क्लिक दिस, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर H1 डॉट इको ब्लॉग इन्फो, सॉरी यहाँ पे H1 डॉट इस तरीके से नहीं लिख सकते, H1 हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा, H1 एंड दिस वन यहाँ पर आ जाएगा। H1 के बाद यहाँ पे डॉट और H1 अपन यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि PHP में ये कॉन्केटिनेशन होता है। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस। एक भी एरर यदि आपका आएगा, SCS ब्लॉग है, अब इसको हम और असाइन कर लेंगे, दो अलग अलग डिवीजन लेकर के भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि एक डिव यहाँ पे ले लेंगे, डिव यहाँ पे जाएगा आई स्टाइल फ्लोट लेफ्ट, इसको अपन ने फ्लोट लेफ्ट दे दिया और इस फ्लोट लेफ्ट में हमने यहाँ पे इसको पूरा जो लोगो वाला सेक्शन है तो हम यहाँ कर देंगे और एक आ जाएगा डिव स्टाइल इक्वल्स टू फ्लोट राइट। तो इसलिए CSS आपका अच्छे से होना चाहिए, CSS का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए, तभी आप वर्डप्रेस में अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये जो लोगो वाला इम्प्लीमेंटेशन था इसको उठाया मैंने और इसको एक अलग से PHP ब्लॉग बना दिया एंड दिस लोगो विल बी डिस्प्लेड देयर एंड दिस विल बी डिस्प्लेड देयर। इन दोनों का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन कर दिया हमने। SCS ब्लॉग ये अपना लोगो का हो गया और ये अपना मेन्यू का हो गया। तो ये मैंने आपको सिंपल बताया स्टेप्स किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से एक नॉर्मल थीम। अब यहाँ पे जैसे मैं अबाउट में क्लिक करूँगा तो जो अबाउट के अंदर कंटेंट था देखो आप यहाँ पे दिख गया, होम के अंदर जो कंटेंट था वो दिख गया, सर्विसेज के अंदर जो कंटेंट था वो दिख रहा है, गैलरी के अंदर जो कंटेंट था वो दिख रहा है, पर गैलरी के अंदर भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके CSS अभी इसमें नहीं आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस के अंदर का जो प्लगइन था वो अभी इसमें अच्छे से अपेयर नहीं हो रहा है। तो अब एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वर्डप्रेस में, जैसे आप देख सकते हो गैलरी में हमने प्लगइन लगाया था, वो प्लगइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो वर्डप्रेस के अंदर जो जैसे आप प्लगइन का भी अपना खुद का स्टाइल होता है, तो उसके अंदर के स्टाइल को यदि आपको इम्प्लीमेंट करना है तो वर्डप्रेस में आपको दो फंक्शन और ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है WP_head, ये क्या करता है कि वर्डप्रेस के अंदर जो इनबिल्ट ये स्टाइल होता है, मतलब प्लगइन का स्टाइल हो गया, विजेट्स का स्टाइल हो गया, उसको एक्टिवेट करता है। और footer.php में जाना है आपको, यू विल सिंपली गो ऑन footer.php और यहाँ पर एक और पर्टिकुलर कोड आपको लिखना होगा WP_footer। मतलब ये दोनों कोड आपको लिखना ही है। जब भी आप वर्डप्रेस का कोई भी थीम बनाओगे तो आपको ये दोनों कोड आपको लिखना ही है। इससे आपका जो प्लगइन है वो प्रॉपर वे में क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपका जो पर्टिकुलर आपका जो भी थीम है वो हर एक स्टाइल को पूरी तरह से क्या करने लग जाएगा, फॉलो करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन ने गैलरी में मैनेज किया था, यहाँ पे गैलरी में ये दोनों थीम हमने लगाए थे। कॉन्टैक्ट अस में हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मेकर का जो थी प्लगइन लगाया था वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे रेंडर हो गया। होम के अंदर हमने नॉर्मल जो होम के अंदर भी हमने एक फीडबैक का एक थीम लगाया था वो भी आपको यहाँ पे रेंडर हो गया। अबाउट अस, ठीक है, सर्विसेज। तो अब आप देख सकते हो जो जनरली हमारा जो थीम था, जितने भी पर्टिकुलर प्लगइन थे वो सभी हमारे वर्डप्रेस एप्लीकेशंस में क्या हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो इस सेशन में मैंने आपको एक बेसिक किस तरीके से थीम बनाते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थीम के अंदर और जो एडवांस चीज़ें हैं
कि पेज कैसे, अपना खुद का पेज कैसे क्रिएट करेंगे, इनबिल्ट पेज कैसे डेवलप होता है, दीज ऑल थिंग्स आई विल इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आज मैंने आपको इतना ही बताया। अब आगे के सेशन में मैं आपको थीम के और जो एडवांस टास्क हैं वो भी बताऊँ।